तो जी वीडियो को जो है यहाँ पर कंटिन्यू रखते हैं। तो इन दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा। पार्ट्स का एक्चुअली बन अलग अलग रही है क्योंकि उसके अंदर एक लिमिटेशन है कि वो 11-12 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता। तो चलो जी, तो स्कोप अब सेक्शन 6 हमारा जो चल रहा था, यहाँ पर स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 6 क्या कह रहा है, इसकी सेक्शन 6 की कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन हो सकती है, एप्लीकेबिलिटी है इसकी, या इसका स्कोप क्या है, ये देख लेते हैं यहाँ पर। कह रहा है सेक्शन 6 इज एनेबलिंग प्रोविजन टू एनेबल पर्सन अंडर डिसेबिलिटी टू एक्सरसाइज देयर राइट्स विद इन अ सर्टेन टाइम। तो वही चीज़ हो गई थी, जिसको कोई डिसेबिलिटी, कोई पागल हो गया या कुछ ल्यूनेसी जो हमने पीछे करा था, तो उनको एक राइट देता है कि तुम लोग जो है अपना केस डाल सकते हो। सो द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर नॉट एप्लीकेबल टू केसेज वेयर केसेज टू विच अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एनी बाय स्पेशल और लोकल लॉज। तो ये उन केसेस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा जिसपे लॉ ने जो है किसी लोकल लॉ से किसने स्पेशली बता रखा है कि ऐसे केसेस में क्या होगा। सो दिस सेक्शन इज लिमिटेड ओनली टू सूट्स एंड एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज। इट डज नॉट ऑपरेट इन फेवर ऑफ एन एप्लीकेंट अंडर डिसेबिलिटी। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू अपील्स एंड प्रीएम्प्टेड सूट्स। तो देखो जी, ये कहना चाह रहा है कि ये सेक्शन जो है सिर्फ सूट्स और एप्लीकेशंस पे ही होता है, और या फिर उसकी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे, इन पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये इट डज नॉट ऑपरेट इन फेवर ऑफ द अपेलेंट अंडर डिसेबिलिटी। ये उसके फेवर में नहीं, एक जनरल बता रहा है ये। और ये सेक्शन जो है अपील्स और प्री एम्प्टरी सूट्स जो होते हैं उनके अंदर अप्लाई नहीं होता। सो द प्रिविलेज विच दिस सेक्शन ग्रांट्स इज एंटायरली पर्सनल एंड कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय पर्सन अंडर डिसेबिलिटी ऑफ हिज लीगल और रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर हिज डेथ। वही चीज़ हो गई, ये जो सेक्शन का यूज़ है ये टोटली इसका पर्सनल यूज़ है कि तुम लोग चाहो तो इसका यूज़ ले सकते हो, नहीं चाहो तो मत लो। अनलेस एंड अनटिल इसके अंदर जो कंडीशंस दी उसे फुलफिल करते हो तुम, जैसे कि मतलब तुम पागल हो गए या कोई डिसेबिलिटी हो गई, तो ही तुम इसका यूज़ कर सकते हो। सेक्शन अप्लाइज टू एवरी माइनर वेदर ही हैज़ गार्जियन और नॉट। तो वही चीज़ हो गई जी, हर माइनर के ऊपर अप्लाई होता है, उसका गार्जियन हो चाहे ना हो। डिसेबिलिटी मस्ट बी कंटिन्यूस। इफ डिसेबिलिटी सुपरवीन्स सब्सिक्वेंटली देन द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन कैन नॉट बी टेकन। अभी कंटिन्यूस डिसेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं कि एक दिन पागल होते हो फिर 10 दिन ठीक रहते हो, ऐसा कुछ सीन नहीं होना चाहिए। सो अ पर्सन हु हैज़ नॉट एंटाइटल्ड टू स्यू और अप्लाई एट द स्टार्ट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस लिमिटेशन बट बिकम्स एंटाइटल्ड टू डू सो लेटर कैन नॉट गेट बेनिफिट ऑफ सेक्शन 6। तो जो एंटाइटल था ही नहीं इसके लिए, बाद में हुआ, तो वो नहीं कर सकता इसको अप्लाई सेक्शन को। तो सेक्शन 6 अप्लाइज टू द केसेस ऑफ चाइल्ड इन द वूम्ब। तो यहाँ पर मैंने बताया कि चाइल्ड की जो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई वो वूम्ब से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। अब सेक्शन 7 जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन्स। अब क्या है जी, ये कह रहा है वेयर वन ऑफ सेवरल पर्सन्स जॉइंटली एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इज अंडर एनी सच डिसेबिलिटी एंड डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन, टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल। But where no such discharge can be given, time will not run as against any of them until one of them becomes capable of giving such discharge without the concurrence of the others or until the disability has ceased. तो वही चीज़ हो गई जी, अगर सारे ही एक साथ ही जॉइंटली एंटाइटल्ड है, कोई बीमार व्यक्ति सूट को बनाने के लिए, मतलब इंस्टीट्यूट करने के लिए, टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इज अंडर एनी सच डिसेबिलिटी द डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन, द टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल। ठीक है जी। अगेन, और अगर उनमें से कोई ठीक हो गया तो ऑब्वियसली भैया कर ही सकते हैं फिर केस तुम। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 वेयर 2 or more person are entitled to file a suit and any one of them is under legal disability then suit can be filed without concurrence of such disabled person। तो वही चीज़ हो गई, अगर हो रखे हैं और बंदा ठीक नहीं हो रहा तो उसके बगैर भी जो है तुम यहाँ पर कर सकते हो सूट को। इफ ऑल ऑफ देम आर डिसेबल्ड देन द लिमिटेशन पीरियड डज नॉट recon till the cessation of the disability or at least one of them and is capable of discharging such duty। तो वही चीज़ हो गई, अगर उनमें से कोई भी एक बंदा ठीक हो जाता है तो वो उसका ड्यूटी है कि वो केस को डाले, वरना बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन अदर वर्ड, इफ वन अमंग देम इज फ्री फ्रॉम लीगल डिसेबिलिटी लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट्स इवन दो द अदर्स आर लीगली डिसेबल्ड। तो वही चीज़ हो गई जो मैंने कहा कि अगर उनमें से कोई एक बंदा भी जो है ठीक हो जाता है तो उसकी ड्यूटी है केस डालना, वरना सारे जो है लपेटे में आओगे तुम लोग। ठीक है जी। एग्जाम्पल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने का। कह रहा है ए इनकर्स डेट टू फर्म ऑफ विच बी सी डी आर पार्टनर्स बट बी इज इनसेन एंड सी इज माइनर, डी कैन गिव द डिस्चार्ज ऑफ द डेट विदाउट द कंकरेंस ऑफ बी एंड सी। कंकरेंस मतलब कंसेंट होता है। ठीक है जी। तो वही मैंने कहा, अगर सारी पागल होते, बी सी डी, ए बी सी डी सारे पागल होते, तो मतलब बी सी डी पागल होते तीनों, क्योंकि ए का तो डेट ही था ना, तो बी सी डी सारी पागल होते तो इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते थे वो। लेकिन अब जैसे इसने कहा कि भाई बी पागल है, सी माइनर है, लेकिन डी तो ठीक है ना जी, वो तो माइनर भी नहीं है, पागल भी नहीं, तो उसकी ड्यूटी है कि वो करे, नहीं तो सारे लपेटे में आओगे फिर।
लपेटेगा इन द सेंस कि तुम केस नहीं डाल पाओगे, फिर लिमिटेशन के टाइम के अंदर डालो। सेक्शन 8 कह रहा है स्पेशल एक्सेप्शंस। क्या है जी ये स्पेशल एक्सेप्शंस क्या है? कह रहा है नथिंग इन सेक्शन 6 और इन सेक्शन 7 अप्लाइज टू सूट्स टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन और shall be deemed to extend from more than 3 years। तो 3 साल से ज़्यादा जो है इसको नहीं। The cessation of the disability or the death of the person affected thereby the period of the limitation for any suit or application। cessation का मतलब brought to end, ठीक है जी। तो वही चीज़ हो गई। अब कह रहे थे रूल कैन बी सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग हेड। क्या कहना चाह रहे हैं ये रूल? कह रहा है इफ़ आफ्टर द सेसेशन, सेसेशन का पहले तो मतलब ये समझ लो एंड करना, ठीक है जी। ये तो अपने दिमाग में डाल लो। अगर मैं सेसेशन जहाँ पर भी बोल रहा हूँ उसका मतलब है कि ख़त्म करना, एंड करना। If after the cessation of disability the ordinary prescribed period of the limitation is still existing and if is more than 3 years then no extension shall be given in any case। तो बड़ा आसान हो गया जी। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर तुम्हारी डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है तो उसके अंदर जो ऑर्डिनरी प्रिस्क्राइब पीरियड है वो अभी भी चल रहा है, मतलब लिमिटेशन पीरियड के अंदर तुम हो। एंड इफ इट इज़ मोर देन 3 years देन नो एक्सटेंशन शैल बी गिवन, ठीक है जी। एंड इफ आफ्टर द सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी ओनली 3 years ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन आर स्टिल एग्जिस्टिंग एंड रिमेनिंग देन ऑल्सो नो एक्सटेंशन शैल बी गिवन। मतलब घुमा फिरा के यह है कि 3 साल का तक का मैक्सिमम यहाँ पर समय तुम्हें मिल सकता है। अब इफ़ द ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज एक्सपायरिंग बिफोर द सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी देन एक्सटेंशन विल हैव टू बी गिवन। अभी क्या कह रहा है? अगर ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायरिंग बिफोर द सेसेशन ऑफ द डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी ख़त्म होने से पहले तुम्हारी जो है समय ख़त्म हो रहा है तो उस केस में एक्सटेंशन मिलेगी। घुमा फिरा के ये कहना चाह रहा है अगर कोई भी चीज़ है मतलब इसको जैसे तुम्हारा आज कांड हुआ है तुम्हारे साथ, ठीक है, 3 साल तक का तुम्हारे पास समय है, ठीक है भाई। पहले साल बीमार रहे, दूसरे साल बीमार रहे, ठीक हो गए, फिर जो है तुम्हारे पास समय पड़ा हुआ है तो उसमें उस केस में एक्सटेंशन नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम ये कहो कि नहीं जी मुझे बाहर जाना है जी, मुझे ये सब नहीं सुनेगी कोर्ट। लेकिन तुम्हारी अभी बीमारी ठीक हुई नहीं है लेकिन वो 3 साल का समय निकल गया, उस केस में ये तो यार कॉमन सेंस है, ठीक है। सेक्शन 9 मतलब है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। ये क्या है जी? कह रहे वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप्स इट्स। समय निकलना स्टार्ट होगा तो समय का पहिए को कोई नहीं रोक सकता। इट मीन्स द टाइम व्हेन वंस इट हैज़ कमेंस्ड टू रन इन एनी केस विल नॉट सीज टू डू सो बाय रीजन ऑफ एनी सब्सिक्वेंट इवेंट। क्या हो सकता है? तो द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैन बी एक्सटेंडेड इन 3 क्लासेज ऑफ केसेस। कौन कौन से? वेयर इनजस्टिस हैज़ बीन कॉज्ड बाय एन एक्ट ऑफ द कोर्ट, उस केस में जी टाइम बढ़ाया जा सकता है लिमिटेशन केस डालने का। वेयर द कॉज ऑफ एक्शन वॉज सेटिस्फाइड, उस केस में। वेयर द कॉज ऑफ एक्शन वॉज कैंसल्ड। तो ये कुछ 2-3 केस है जिसके अंदर तुम चाहो तो बढ़वा सकते हो क्योंकि इसके अंदर इनजस्टिस बड़ी बड़ी चीज़ हुई है तुम्हारे साथ। स्कोप ऑफ सेक्शन 9 क्या है जी? कह रहे सेक्शन 9 दिस सेक्शन अप्लाइज टू सूट्स एज वेल एज एप्लीकेशन। तो ये सूट्स और एप्लीकेशन दोनों पे अप्लाई होता है। और दिस सेक्शन कंटेम्पलेट्स अ केस ऑफ सब्सिक्वेंट एंड नॉट द इनिशियल डिसेबिलिटी। ये सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी की बात कर रहा है रेदर देन इनिशियल डिसेबिलिटी। इनिशियल डिसेबिलिटी तो केस ही अलग हो गया ना, तो केस डालने के ऊपर ही बात आ गई। अब कह रहे मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी क्या है, इसका मीनिंग जनरल में समझ लेते हैं। डिसेबिलिटी इज वांट ऑफ लीगल क्वालिफिकेशन टू एक्ट, इनएबिलिटी इज वांट ऑफ फिजिकल पावर टू एक्ट। बड़ी अच्छी चीज़ कही, दोबारा सुनो। डिसेबिलिटी इज वांट ऑफ लीगल क्वालिफिकेशन टू एक्ट, इनएबिलिटी इज वांट ऑफ फिजिकल पावर टू एक्ट, ठीक है जी। सो द दस डिसेबिलिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग अ माइनर, इनसेन और एन इडियट एज मेंशन्ड इन द सेक्शन 6, वेयर एज इलनेस, पॉवर्टी एक्सेट्रा आर इंस्टांसेस ऑफ इनएबिलिटी। डिसेबिलिटी तुम काम करने लायक ही नहीं हो, इनेबिलिटी काम कर सकते हो लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हुए कि काम नहीं कर पा रहे। गरीबी आ रखी है, बीमारी हो रखी है, कुछ ऐसे इंस्टांसेस जो इनेबल हो तुम लोग करने के लिए, तो वो हो गया। डिसेबिलिटी पागल हो रखे हो, कर ही नहीं सकते, उसमें कर सकते हो, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। और ये डिसेबिलिटी में हाथ ही ख़राब है जी, हाथ ही कटा हुआ है जी, कैसे करूँ काम, लेकिन हाथ है लेकिन टेम्पररीली पैरालाइज हो रखा है जी, तो इनेबल हो जी थोड़े टाइम के लिए। बहुत गरीबी है, काम नहीं कर सकते, पैसा नहीं है। सेक्शन 14 एक्सकल्शन ऑफ टाइम प्रोसीडिंग बोनाफाइड कोर्ट
इसको अलग डालते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो अगर इतनी लंबी कर दी तो तुम लोग भी बोर हो जाओगे। सो यही था जी इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा डिसलाइक कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपनी इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों को दिया कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की, या फिर जो है इंस्ट्रक्टर के वहाँ पर जो मैसेजेस का कॉलम है वहाँ पर आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन खोल के देखना करो, वहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक है, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक। मैं एक बार अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम कॉल आउट दे देता हूँ, ANDRO_GUY। ठीक है जी, ये इंस्टाग्राम मेरा सर्च करो आप, वहाँ पर आकर डायरेक्टली आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हो, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हो वो भी लाइव, तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा कॉल फॉर मी का। वहाँ पर इंस्टॉल करो, मेरा नाम डाल दो प्रतीक शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दो BBLLB ज्ञान, मैं आ जाऊँगा और मेरे से बातचीत तुम लोग कर सकते हो। सब्सक्राइब अगर करा हुआ तो तुम लोगों से बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर ले, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दो क्या मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे। चलो जी, लेट्स सी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं कि नहीं रखते हैं, लेट्स सी। बाकी और हाँ, बेल आइकन जो है वो क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारे आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, चलो रखते हैं, इसको अलग डाल रहे हैं। चलो जी, थैंक यू टू BBLLB ज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।